चलिए सर, अभी शुरू की है भाई। पहली एक्सरसाइज तो मैंने ही करवा दी थी। उस दिन मैंने 7-8 सवाल दिए थे। उन सवालों में कोई प्रॉब्लम थी क्या? जो मैंने जो मतलब एक स्क्रीनशॉट लेके भेजा था, उसमें कोई दिक्कत? सर फर्स्ट और लास्ट ठीक है, अभी देखते हैं क्लास के बाद। भाई तो मैं पूछ रहा हूँ तो तुम बता रहे हो। क्या तुम खुद से नहीं बता सकते हो क्या कि सर इस सम में मुझे प्रॉब्लम आई है, ऐसे करके? मैंने पूछा है तो तुम बता रहे हो मुझको। चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑर्थो, कलम देख रहे थे? ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर के पोजीशन वेक्टर, कंडीशन वही है कि ट्रायंगल है, उसके वर्टेक्स के पोजीशन वेक्टर क्या थे? अल्फा वेक्टर, बीटा वेक्टर, गामा वेक्टर, है ना? हालांकि ये भी मैंने करवा ही दिया था। ऑर्थो सेंटर, तो ऑर्थो सेंटर के क्या हो जाएंगे? ऑर्थो सेंटर आपके पास ये ट्रायंगल है, सीधा बनाते हैं, इसके बारे में कोई ऐसी बात नहीं, क्योंकि बहुत बार हो चुका है ये। तीसरी बार देखेंगे इसको, एसओटी में देखा, स्ट्रेट लाइन में देखा, और अब वेक्टर में देख रहे हैं सेम चीज। तो उसके बारे में ज्यादा नहीं लिखेंगे कि आपके पास क्या होता है, परपेंडिकुलर्स का एंगल एंगल पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी होता है, सब नहीं। ये बी, ये है आपका पॉइंट, इसकी पोजीशन वेक्टर बीटा है, और ये गामा ले लो। ये पॉइंट अगर सी है तो, या उल्टा पॉइंट ले लिया मैंने, इधर बी लिया जाता है, इधर गामा, तो क्लॉकवाइज लिया जाता है ना पॉइंट को, बी। और ये बी बीटा वेक्टर, ये सी, और ये गामा वेक्टर। हम क्यों अल्फा बीटा गामा ले रहे हैं? ताकि इस पॉइंट को स्मॉल सी स्मॉल बी स्मॉल, हालांकि यहाँ पर तो यूज नहीं है उस चीज का, स्मॉल बी और ये स्मॉल ए, ये लाइंस हैं आपके पास में। तो क्या कैसे दिया जाता है? ये परपेंडिकुलर्स, और ये परपेंडिकुलर किस रेशियो में डिवाइड करते हैं? अगर ये पॉइंट डी है तो यस, बी डी, ये सी डी रेशियो डी सी, ये किस रेशियो में डिवाइड होगा? सी डी रेशियो डी सी, मैंने कल भी बताया था। किस रेशियो में डिवाइड होगा? 10 के रेशियो में, 10 सी रेशियो 10 बी। और यहाँ पर जो आपका ऑर्थो सेंटर होगा वो किस रेशियो में, एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, वो किस में डिवाइड करेगा इसको? 10 सी प्लस 10 बी रेशो 10 ए, इस रेशो में डिवाइड करेगा। तो अब आपके पास में ये कोऑर्डिनेट है, आपके पास में डी का कोऑर्डिनेट, आपके पास में क्या आ जाएगा? डी का, केवल डी का कोऑर्डिनेट, डी का कोऑर्डिनेट आ जाएगा आपके पास में बीटा 10 बी, मतलब बीटा वेक्टर 10 बी प्लस गामा वेक्टर 10 सी अपॉन 10 बी प्लस 10 सी, ये हो जाएगा। और अब इसका और इसके बीच में सेम फॉर्मूला लग जाएगा, सेक्शन फॉर्मूला। तो आपका एच जो है वो कितना आ जाएगा? अल्फा वेक्टर 10 ए, बीटा वेक्टर 10 बी, गामा वेक्टर 10 सी अपॉन 10 ए प्लस 10 बी प्लस 10 सी, ये हो जाएगा आपका। क्लियर है? अब इसके ऊपर हम कुछ सवाल देखते हैं, ये तो खैर क्लियर हो गई। अब इसके ऊपर हम कुछ सवाल देखते हैं, कैसे वेक्टर के सवाल आते हैं, जिन सवालों को वेक्टर के तौर पर करने से थोड़ा इजी हो जाता है, और कैसे इसके क्वेश्चंस आए हैं कुछ प्रीवियस ईयर में, उन क्वेश्चंस को देखते हैं। 1 मिनट रुकिएगा बेटा। चलिए चलिए पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है आपका। अच्छा बेटा, कुछ शेप्स के बारे में थोड़ा अपन बात करें। आपने टेट्राहेड्रॉन का नाम सुना है? टेट्राहेड्रॉन, टेट्राहेड्रॉन, रेगुलर टेट्राहेड्रॉन। तो इस शेप की थोड़ा बात कर लेते हैं। रेगुलर टेट्राहेड्रॉन क्या होता है ना, या फिर टेट्राहेड्रॉन क्या होता है? अभी तो टेट्राहेड्रॉन का कभी नाम सुना है? टेट्राहेड्रॉन का रिप्लाई करो भाई, टेट्राहेड्रॉन का नाम सुना है कभी? एक बच्चे का मैसेज आया, क्या बोल रहा है बच्चा? नो, देखो बेटा, टेट्राहेड्रॉन का मतलब क्या होता है ना, प्रिज्म। नहीं नहीं नहीं, प्रिज्म नहीं होता वेदांत। बच्चा कौन था ये जिसका मैसेज आया था? विघ्नेश? नहीं नहीं सर, अच्छा माइक अलाउड नहीं है, ओके ओके, रुको 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 रुको।
माइक अलाउड नहीं है, रुकिए रुकिए, मुझे याद भी नहीं मैंने माइक अलाउड नहीं किया, अभी कर देते हैं। अभी माइक अलाउड है आपके। टेट्राहेड्रॉन आपका होता है, इसकी छोटी सी डेफिनेशन देखते हैं। अ पिरामिड ऑन ट्राइंगुलर बेस, मतलब आपका जो बेस है वो ट्रायंगुलर होना चाहिए, उसके ऊपर पिरामिड बनता है। तो मतलब कहने का मतलब क्या होता है ना, देखो। अच्छा देखो, एक और तुम्हें खास बात और बताता हूँ। ये आपका बेस हो गया, है ना, इसका बेस ट्रायंगुलर होगा। ये ए, ये बी, ये सी वर्टिसेस हो गए, और ये इसके बेस से ऊपर एक लाइन है, और इस लाइन को मिलाने वाली तीनों लाइन, जब इस वर्टेक्स को इस तीनों से मिला देंगे, ये जो ग्रीन लाइन मैंने लिखी है ना, ये केवल इसकी हाइट बताने के लिए इसके बेस से। क्योंकि बेटा अगर उसको नहीं बनाते हैं ना, तो फिर ये शेप क्या है ना, समझ में नहीं आता है। कई बार ऐसा लगता है कि ये क्वाड्रिलेटरल बना है और ये दोनों डायगोनल है। इसलिए इसको बताने के लिए ग्रीन लाइन का यूज मैंने यहाँ पे किया है। तो ये पॉइंट अगर आपका जो है वो डी हो जाए, तो ये होता है आपका टेट्राहेड्रॉन। ठीक है ना। मतलब कहने का मतलब क्या है ना बेटा, ऐसा है कि ये ट्रायंगल के ऊपर बेस है। ये बेस आपका, ये तो ये मान के चलिए हथेली है मेरी, ये ट्रायंगुलर शेप में, ये आपका बेस हो जाएगा। इधर ऊपर एक कोई पॉइंट है, तो ये चारों वर्टेक्स को उससे मिलाने पर, ये चारों वर्टेक्स को उससे मिलाने पर जो शेप बनता है वही आपका टेट्राहेड्रॉन होता है। और एक और मैं तुमको बात बताऊं बेटा, मेरी बात ध्यान से सुनना। इस तरीके के जो भी शेप बनते हैं ना, उनके वॉल्यूम में एक फिक्स टेक्निक जो है वो यूज होती है। अब मेरी बात ध्यान सुनना। कभी भी इस तरीके का कोई शेप बने ना, कि बेस है, बेस के ऊपर कोई एक लाइन लिए, और सबको सारी की सारी जो फिर उसकी जो एजेस हैं, एजेस के सबको कवर कर दिया। मतलब कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर ये जो आपके पास ए, डी, बी, ये आपके पास केवल लाइन नहीं है, प्लेन है, मतलब पूरा कवर है, ये पिरामिड है ये। तो कभी भी इस तरीके की क्लोज सरफेस बनती है ना, जब बेस आपका कुछ लिया जाता है, कोई शेप है, उसके ऊपर हाइट पर कोई एक पॉइंट लिया जाता है, और सबको उससे मिला दिया जाता है। इस तरीके की बनने वाले शेप्स का, क्लोज शेप्स का, हमेशा वॉल्यूम एक फिक्स कंडीशन, एक फिक्स फॉर्मूले से दिया जाता है। और वो फॉर्मूला क्या होता है, मैं लिख देता हूं आपको। फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम इफ इफ बेस एरिया of any shape is A, and a point a point assumed, बच्चे का मैसेज आया। a point assumed a point assumed h height above to the base। ठीक है ना, यहां मैं लिख देता हूं क्लोज्ड क्लोज्ड बॉडी, ये आपकी बॉडी जो होगी वो क्लोज्ड होगी। तो इसका वॉल्यूम कैसे दिया जाएगा, इसका वॉल्यूम हमेशा एक ही तरीके से दिया जाएगा, वी एरिया इनटू बेस, एरिया एरिया ऑफ बेस, आई एम सॉरी, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट बाई 3, ये दिया जाता है। मतलब इस केस में ए एच बाई 3, ये हो जाएगा। तो अब अगर इस तरीके, मैं आपको वेरीफाई भी करके दिखा सकता हूँ, कौन का एरिया कितना होता है बेटा, कौन का एरिया कितना होता है। कौन, आपकी जो बेस की जो रेडियस है, अगर वो आर है, और वो जो हाइट है वो आपके पास एच है, तो एरिया, सॉरी, वॉल्यूम ऑफ कौन कितना होता है, कौन का वॉल्यूम बेटा कितना होता है, कौन का वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यही तो होता है ना। तो वो वही 1/3 पाई आर स्क्वायर एच क्यों होता है, सर्कुलर बेस होता है उसका। और यहाँ हाइट पर, एच हाइट पर ली जाती है, बाकी सारी एजेस को मिला दिया जाता है, ये आपका क्लोज बॉडी बन जाती है। तो क्या होता है, बेस का एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर, और हाइट कितनी होती है एच, और ये 1/3 लगा देते, यही तो होता है। किसी ने कुछ और पढ़ा है क्या, हमने तो यही पढ़ा है भाई। हम्म चलिए, तो ये ट्रिक है, एक टेक्निक है, हर हर बार फॉलो होता है ये। तो इस तरीके से अगर देखा जाए, तो
वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन आपका कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ बेस ट्राइंगल, ट्राइंगल, और वो क्या है आपके पास, एबीसी है ना बेटा। ये पॉइंट है ना, ये पॉइंट एबीसी के जो इस पे आया है फिक्स पे, तो इसको हम नाम दे देते हैं ए बी सी डी, इसको नाम ई दे देते हैं, है ना, इनटू, और ये बोल देते हैं कि ये परपेंडिकुलर है ना, ये बेस के ये सरफेस के परपेंडिकुलर है एडी, और इनटू ए ई बाई 3, है ना। और अगर ये एच है, ठीक है ना, अगर ये एच है तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, डेल इंटू एच बाई 3, और ये डेल आपका क्या है, एरिया ऑफ एबीसी, फॉर एवरी डेल इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी। डेल से रिप्रेजेंट करते हैं ना, एसओटी में डेल से रिप्रेजेंट करते थे ना इसको। चलिए आगे देखते हैं। अब टेट्राहेड्रॉन के ऊपर हम एक सवाल लेने वाले हैं। हाँ बेटा, अब देखो आप एक पहले चलो इसको एज अ प्रॉपर्टी लेते हैं। लाइन ज्वाइनिंग, लाइन ज्वाइनिंग बच्चे का मैसेज आया, सर स्फेयर का एरिया और वॉल्यूम कैसे देते हैं। बेटा स्फेयर का वॉल्यूम है ना, आगे जाकर के इंटीग्रेशन जब अपन पढ़ेंगे, या फिर आपने हो सकता है पढ़ भी लिया हो, तो ये थ्री डी में आता है। आपने पूछा है तो मैं बता देता हूँ, वैसे ये थोड़ा सा इस समय तो आउट ऑफ बात हो गई, थोड़ी आउट ऑफ टॉपिक बात है ये इस समय, मगर बेटा वो दिया कुछ कुछ ऐसे जाता, कई तरीके हैं देने के, है ना। मतलब जैसे मान करके चलो बेटा, होता क्या है, जैसे ये मान करके चलो मैंने एक स्फेयर माना, ये स्फेयर है, अब तुम इसको थोड़ा स्फेयर मान करके चलो, तो अब हम क्या करते हैं ना, यहाँ पे इस स्फेयर को इसकी एक्सिस मान लेते हैं। यहाँ पे जो कैसे दिया जाता है, ये एक्सिस मान ली जाती है, आप इंटीग्रेशन से ट्राई कर सकते हैं, आप चाहें तो इंटीग्रेशन से ट्राई कर सकते हैं इसको। अब क्या करा जाता है ना बेटा, इसको इंटीग्रेशन को लेकर के यहाँ से ये आर रेडियस लेकर के, या फिर आर नहीं सॉरी, ये रेडियस आर नहीं, यहाँ से सेंटर से इसके एक्स डिस्टेंस पर एक डीएक्स विड्थ का एक पार्टिकल एज्यूम किया जाता है, और उस पार्टिकल के अलॉन्ग जो है एक डिस्क ले ली जाती है। ये बेटा मेरी बात समझना, अभी ये 2 मिनट में आ जाएगा, ये डिस्क ले ली जाती है, ये बेटा डिस्क ले ली जाती है, समझ रहे हो ना, क्या नाम है इस बच्चे का, अनिकेत। मतलब ऐसे मान के चलो, ये आपकी एक डिस्क ले ली गई है, कैसे आता है वो बता देता हूँ, है ना अनिकेत। मतलब ये है बात, इधर देखो कि ये आपका एक स्फेयर हो गया, इस स्फेयर की मान करके चलो पूरा एक स्फेयर, ये सेंटर से, और ये एक्स डिस्टेंस पर मैंने एक डिस्क काट ली, ये एक डिस्क काट ली, मतलब अब ये जो काला काला तुमको बेटा दिख रहा है ना, ये डिस्क है, मतलब ये डिस्क है, अगर मैं इसको निकाल लूंगा तो ये पूरी एक प्लेट आ जाएगी, समझ रहे हो ना मेरी बात को। तो बेटा अगर ये डिस्टेंस एक्स है तो अच्छा तुम समझ रहे हो, तो बेटा बात बताओ, ये डिस्टेंस एक्स है, ठीक है ना, और आप मुझे बता सकते हैं कि अच्छा ये आपके पास में जो स्फेयर है, इसकी रेडियस आर है, ये तो बात सी क्लियर है, ये रेडियस आर है। अच्छा बेटा अब तुम मुझे बताओ, अगर ये डिस्टेंस तो आर हो गई जो मैंने अभी खींची है, तो और ये डिस्टेंस मैंने एक्स ली है, तो तुम मुझे बता सकते हो कि इस डिस्क की बेटा रेडियस कितनी हो जाएगी, डिस्क की रेडियस कितनी हो जाएगी, रेडियस ऑफ डिस्क कितनी हो जाएगी, रेडियस ऑफ डिस्क अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। बेटा मान रहे हो ना मेरी बात, यही तो होगी ना। अब इस डिस्क का एरिया, मैंने क्या बोला, एरिया, एरिया ऑफ डिस्क कितना हो जाएगा, इस डिस्क का एरिया, एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर कितनी, रेडियस तो यही है, आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, बेटा यही हो जाएगा ना। अब ये तो मेरे पास डिस्क का एरिया है, अब इस डिस्क के एरिया को, मेरी बात सुनना बेटा, ये डिस्क है, ये डिस्क के एरिया में एक्स मेरा वेरिएबल है। अब एक्स को, मेरी बात सुनना, एक्स को मैं ये माइनस, यहाँ पर मेरे पास आर है, ये कोऑर्डिनेट आर, और यहाँ पर मेरे पास ये माइनस आर है, तो मैं एक्स को इसी में माइनस आर से आर तक रन करा दूं, पाई आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और ये डीएक्स, मैं आर को कहां से कहां तक रन कराया मैंने,
मैंने रन कराया इसको -r से +r तक, समझ रहे हो आ रही है बात? तो मेरे पास पूरा का पूरा वॉल्यूम आ जाएगा इसका। भाई मैंने एक डिस्क काटी स्फीयर में से, यहाँ -r से +r तक उस डिस्क को मूव करा दिया, तो मेरे पास जितनी भी डिस्क आएंगी, मतलब मैंने एक डिस्क ली है ये, और ऐसे कितनी डिस्क बन सकती है पूरे के पूरे स्फीयर में, तो ये -r से लेकर के +r x को रोटेट करा दूं, तो मेरे पास जितना भी पूरा आपका स्फीयर होगा वो टूट जाएगा डिस्क के अंदर, और सारी डिस्क का एरिया अगर मैं जोड़ दूंगा, है ना। अच्छा बेटा एक और, तो मेरे पास, अरे समझ में आ रही नहीं आ रही मेरी बात, है ना। तो अब हाँ देखिए सर। इसको ना 3D ज्योमेट्री में बेटा कैसे किया जाता है, इधर देखो, ये आपके पास डिस्क है, मतलब अभी जो आपने काटी ना बेटा वो ये डिस्क है, और ये डिस्क है, तो ये ऐसे लेकर के चलेंगे क्योंकि इसकी विड्थ थोड़ी सी मोटी है, मतलब आप मान करके चलिए ये आपकी आर, तो इसकी मतलब इसकी रेडियस जो भी आपने ये लिए ये है, और इसकी जो हाइट है वो dx हो जाएगी। तो इस बारीक सी ये डिस्क बोलूं, या मैं बोल दूं कि मेरे पास dx विड्थ का सिलेंडर है, भाई डिस्क बोलूंगा, डिस्क की इधर हाइट कितनी है dx है, तो ये मैं तो या तो बोल दूं कि मेरे पास जो डिस्क है उस डिस्क की हाइट का, अगर मैं dx हाइट का इसको सिलेंडर लूं, तो उस सिलेंडर का वॉल्यूम कितना हो जाएगा मेरे पास पाई। हाँ बेटा सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होता है, सिलेंडर का वॉल्यूम कितना, पाई आर स्क्वायर एच, तो ये हो जाएगा मेरे पास पाई आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एच, एच कितना है dx। ये मेरे पास केवल ये जो काली काली डिस्क आई ना इसका वॉल्यूम है, और सारी की सारी डिस्क को काट करके वॉल्यूम निकालना है, तो इसी को -r से r तक रोटेट कर दो, और -r से r तक में अभी आपने पढ़ा होगा इवन फंक्शन है, इवन फंक्शन, तो क्या करूंगा, 0 से लेकर के r तक करके पाई आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर इसका इंटीग्रेशन कर दूंगा, या फिर क्या कर दूंगा ना, ये 2 पाई b बार, अब इंटीग्रेशन करूंगा तो ये आर स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3, ये 0 से लेकर के r। तो बेटा तुम सब समझदार हो, 0 के रेस्पेक्ट में तो कुछ बचने का नहीं है, ये आर क्यूब माइनस आर क्यूब बाई 3 ये बचेगा। तो बेटा यही नहीं होता है क्या, 4/3 पाई r क्यूब, यही होता है ना हाँ सर। बेटा, आ गया। ओ अनिकेत समझ गया, हाँ सर समझ गया इसको, चल ठीक है, समझ गया। तो फिर अब स्फीयर का वो इसका सिलेंडर का वॉल्यूम निकालना है इस तरीके से, कैसे करेगा बेटा उसको, उसको कैसे करेगा इंटीग्रेशन से सिलेंडर का, देखो इसके कई तरीके हैं, कई तरीके, मतलब ये मैंने कुछ तरीके तो ऐसे हैं, जब मैं आपके बीएससी के बच्चों को पढ़ाया करता था ना वहां पर बहुत इजीली बताए जा सकते हैं, और बहुत मतलब कई तो ऐसे ऐसे इंटीग्रेशन के कुछ ऐसे फॉर्मूलाज होने होते हैं ना जहाँ पर कई बार y के फंक्शन को x में रिप्रेजेंट करने की भी जरूरत नहीं है, और यही अगर आपको सिलेंडर का निकालना होता तो सिलेंडर को मान लेते x एक्सिस के थ्रू, मान लिया सिलेंडर, मतलब ये तुम्हारी एक्सिस ये हो गई, है ना, ये सिलेंडर हो गई, यहाँ से वही ये इसकी ये रेडियस r है, पूरी की रेडियस r है इसकी, ठीक है ना, तो ये x डिस्टेंस लिया, और x पे r तो उसी की भी r हो जाएगी, तो ये डिस्क ली थे ना, इस तरीके से डिस्क लेगा अनिकेत यहाँ पे, तो ये डिस्क है, उस डिस्क की, इस डिस्क का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर dx, और इसको कहां से कहां तक रन करा देगा फिर भाई, ये अगर मान के चल अगर h है पूरे की हाइट, तो ये -h/2 से +h/2 से -h/2 तक रन करा देगा, यही तो करेगा दोस्त, और ये -h/2 से वहां तक रन कराएगा, तो 0 से लेकर के h/2 तक रन करा दो, उसको 2 लिख दे, ये 2 लिख देना यहाँ पे पाई, और ये कितना हो जाएगा आपके पास में, एक मिनट बेटा, पाई आर स्क्वायर, ठीक है, इसका वॉल्यूम लिया है पाई आर स्क्वायर, इसका वॉल्यूम हो गया, और ये dx इसकी विड्थ होगा, अरे यार अभी इसके चक्कर में रह जाएगा, इसको भी क्लास के एंड में बता दूंगा, मैं जाते जाते बता दूंगा, पहले मैं सवाल लूं जिस सवाल को मुझे बताना था, अभी उसका टाइम हो जाएगा वैसे गिना चुना, है ना, तो तुम्हारे चक्कर में क्या क्या, अब नया पेज, अब चुपचाप से सवाल कर लेने दो मेरे को यार ना, अभी अभी तुम कुछ बोलोगे वो बताने लग जाऊंगा, अभी सवाल रह जाएगा ये, है ना। तो चलो एक प्रॉपर्टी है, वो भी बता दूंगा, मतलब क्लास के एंड में बता दूंगा, अभी उसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन है ना, और तुम करो तो ज्यादा अच्छा है। बेटा ये है कि टेट्राहेड्रॉन जो अभी हमने पढ़ा कि लाइंस जॉइनिंग द वर्टिसेस ऑफ अ टेट्राहेड्रॉन टू द सेंट्रोइड ऑफ अपोजिट फेस, लाइन joining vertices of tetrahedron, टेट्रा, बच्चे का मैसेज आया, टेट्राहेड्रॉन, लाइन जॉइनिंग वर्टिसेस ऑफ टेट्राहेड्रॉन, ये ई आता है ना, टेट्राहेड्रॉन
vertices of tetrahedron to the centroid of opposite faces are concurrent concurrent। अब बेटा इसके ऊपर सवाल आ चुका है एक बार, concurrent, ठीक है, and this point of concurrency called center of tetrahedron। कहने का देखो मतलब क्या, अब ये आया हुआ क्वेश्चन है, एक बार पहले मैं टेट्राहेड्रॉन बनाता हूँ उसके बाद बात करते हैं। जैसे मान के चलो बेटा ये तुम्हारे पास इसका तो ट्रायंगुलर बेस लेना पड़ेगा ना, ये मान के चलो ये ट्रायंगुलर बेस है बेटा तुम्हारा, है ना, ये एक ट्रायंगुलर बेस हो गया। अब देखो ध्यान से देखना, अब इसके ऊपर मुझे इसको टेट्राहेड्रॉन बनाना, बेस लूंगा ये। अगर बेस नहीं लोगे ना तुम, ऐसे ही ऐड करोगे तो तुम्हारी शेप कुछ भी दिख सकती है वो। अगर इसको लेकर के चलोगे ना तो पता पड़ जाता है कि भाई ये हाइट है और ये ऐड किया, तो हमेशा इसको ऐसे ही बनाओगे तो ज्यादा थोड़ा ठीक रहता है। अभी जैसे ये दोनों एक दूसरे को मिल गई हैं तो यहाँ पर ये शेप नहीं बैठी उतनी, तो ठीक है चलो यहाँ से परपेंडिकुलर ये डाल देते हैं, ये परपेंडिकुलर डाल दिया। तो उसमें थोड़ा ऐसा रहता है बताने में, ये ए ले लो, ये बी ले लो, ये सी ले लो और इस पॉइंट को आप डी बोल दो। तो इसके वेक्टर ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, ये सी वेक्टर और ये डी वेक्टर। बच्चे का मैसेज आया। देखो बेटा कहने का मतलब क्या है, अब देखना, अब देखना बेटा। हाँ भाई प्रथमेश बेटा दिखाई दे रहा है ना स्क्रीन पे? ओ प्रथमेश, अब देखो बेटा मान करके चलो, ये तुम्हारे पास, ये जो तुम्हारे पास अभी जो शेप बन रही है, इधर देखो अब, ये तुम्हारे पास कितने ट्राइंगल है यहाँ पे? एक तो बेस का ट्राइंगल हो गया और तीन आपके ऐसे ट्राइंगल हो गए, मतलब एक ये और एक इधर से आ गया। तो ओवरऑल तुम्हारे पास चार ट्राइंगल बन रहे हैं ना, चार ट्राइंगुलर फेसेस, फेस बोलते हैं इसको, चार ट्राइंगुलर फेस होते हैं ना। अच्छा एक और मैं बात बताऊं तुमको, एक बार इस तरीके से क्वेश्चन ये बोला था कि मतलब ये टेट्राहेड्रॉन के शेप का वो भी होता है आपका डाइस, डाइस भी होता है इस तरीके का, और उस डाइस में केवल चार ही नंबर आ सकते हैं, एक से लेकर के चार तक, ऐसा डाइस भी होता है इस तरीके, है ना। पूछी जा चुकी है चीजें, इसलिए बता रहा हूँ। और सच में भी होता है, आप स्क्वायर वाले डाइस को यूज करते हैं आतर, ऐसा टेट्राहेड्रॉन शेप का डाइस भी होता है। खैर, तो ये हमारे पास चार हो गई। अब ये चार अगर ट्राइंगल है तो चारों ट्राइंगल के सेंट्रॉइड भी होंगे, चारों ट्राइंगल के सेंट्रॉइड भी होंगे, और सेंट्रॉइड और इन सेंटर ऐसे दो पॉइंट है जो हमेशा ट्राइंगल के अंदर होते हैं। तो बेटा मान के चला मैंने डी को, अब ये क्या बोल रहा है, लाइन ज्वाइनिंग द टेट्राहेड्रॉन, द लाइन ज्वाइनिंग वर्टिसेस ऑफ टेट्राहेड्रॉन टू द अपोजिट फेस, टू द सेंट्रॉइड ऑफ अपोजिट फेस। तो ये डी के अपोजिट फेस कौन सा है, मेरी बात सुनना बेटा, ये डी के अपोजिट फेस कौन सा है, ये वाला, ये रेड वाला ट्राइंगल, इसके सेंट्रॉइड से मिलाया अपोजिट फेस को। इसी तरीके से ये बी को इस अपोजिट वाले, दूसरे पेन से बनाना पड़ेगा, ये बी जो है इसको, बी को अपोजिट अपोजिट जो ट्राइंगल है उसके फेस के सेंट्रॉइड से मिलाया, ठीक है ना। इसी तरीके से ए को भी मिलाया, ये जो ए है आपका, इसको भी अपोजिट फेस है ना, अपोजिट जो फेस है इसके सेंट्रॉइड से मिलाया। तो जब तुम इस तरीके से मिलाओगे ना तो ये सारे के सारे जो पॉइंट है, ये जो लाइन होगा ना, इनका कॉन्करेंसी पॉइंट जो होगा, इसी को ही सेंट्रॉइड ऑफ, या सेंट्रॉइड भी बोल सकते हैं, और सेंट्रॉइड ही होता है वो, या तो सेंटर बोल दो या सेंट्रॉइड बोल दो, है ना। सेंटर ऑफ टेट्राहेड्रॉन बोला जाता है उसको, और उसके जो पोजीशन वेक्टर है ना वो किससे दिए जाते हैं, सेंटर ऑफ टेट्राहेड्रॉन मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ टेट्राहेड्रॉन, टेट्राहेड्रॉन कैसे दिया जाएगा उसको, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर अपॉन, समझ में आई बात? भले मेरे बात समझ में आ गई क्या, मेरी बात समझ में आई? ठीक है ना। एक और चीज में लिख देता हूं, एक और प्रॉपर्टी, लाइन ज्वाइनिंग, इन सबको प्रूव करेंगे आगे जाकर के।
मैं आपको प्रूव करना सिखाऊंगा। लाइन ज्वाइनिंग। अच्छा बेटा, क्या नाम है इस बच्चे का? चलो कोई भी जब रिप्लाई करो। हमारी मीडियन और हमारा सेंट्रोइड, सेंट्रोइड मीडियन को किस रेशो में डिवाइड करता है? ज्वाइनिंग, लाइन ज्वाइनिंग किस रेशो में डिवाइड करता है? 2:1। 2:1 में। 2:1 में, अरे बेटा ये टू क्या लिख दिया मैंने गलती से, बेटा 4 होगा। ये गलती से मैंने 2 लिख दिया, आई एम सॉरी। ये 2 मैंने गलती से लिख दिया था, 4 होगा, है ना? अच्छा एक बात बताओ, अगर वो 2:1 में डिवाइड करता था तो लाइन ज्वाइनिंग वर्टिसेस, वर्टिसेस टू सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड या सेंट्रॉइड टू सेंट्रॉइड ऑफ अपोजिट फेस, अपोजिट फेस। यार यहाँ पर बेटा नंबर को, बेटा यहाँ पर मुझको लिखना चाहिए था सेंटर, सेंटर ऑफ टेट्राहेड्रॉन, यहाँ मुझे लिखना चाहिए था, तो सेंटर ऑफ टेट्राहेड्रॉन लिख ही देते हैं चलिए। अगली प्रॉपर्टी है कि सेंटर ऑफ टेट्राहेड्रॉन, सेंटर ऑफ टेट्राहेड्रॉन, हेड्रॉन, सेंटर ऑफ टेट्राहेड्रॉन इंटरसेक्ट, इंटरसेक्ट लाइन joining vertices, vertices to centroid of opposite face in 4:1, 4 नहीं 4 नहीं, 3:1, आई एम सॉरी, 3:1 में डिवाइड करता है, 3:1 में, 3:1 में डिवाइड करेगा, 3:1 में डिवाइड करता है। अब सर ये कैसे इसमें ही करता है? अब ये चीज आगे आएगी जब हम लाइन को, अभी हमने वेक्टर लाइन निकालना नहीं पड़ा है, वेक्टर लाइन की इक्वेशन अभी हमको नहीं निकालनी आती है, तो अभी हम इस प्रॉपर्टी को यूज ऐसे ही ऐसे देखेंगे, इसका प्रूफ हम आगे देखेंगे, है ना? इसका इस प्रॉपर्टी का यूज करके। अच्छा एक प्रॉपर्टी और होती है, ये सारी चीजें याद रखनी है तुमको, है ना? अच्छा बेटा एक और देखो, ट्रायंगल में तो बेटा क्या होता है ना, अगर मैं बोलता हूँ कि वर्टेस बी, इसके अपोजिट साइड कौन सी होती है, तो ये देखना बहुत आसान होता है कि वर्टेस अपोजिट के, क्योंकि वहां साइड ही 3 होती है और 3 ही वर्टेसेस होते हैं। यहाँ पर केस हो जाता है बेटा दूसरा, क्योंकि यहाँ पर आपके पास वर्टिसेस तो होती है 4 और आपके पास साइड हो जाती है 6, तो अपोजिट साइड भी हो जाता है और वर्टिसेस टू अपोजिट वो भी हो जाता है। तो अपोजिट साइड, यहां पर आप पेयर ऑफ अपोजिट साइड अगर मैं बात करूं, पेयर ऑफ अपोजिट साइड टेट्राहेड्रॉन में, तो पेयर ऑफ अपोजिट साइड क्या होगा? हाँ बेटा, पेयर ऑफ अपोजिट साइड क्या होता है, इसको थोड़ा देख लेते हैं। पेयर ऑफ अपोजिट साइड ऑफ टेट्राहेड्रॉन, टेट्राहेड्रॉन, टेट्राहेड्रॉन में पेयर ऑफ अपोजिट साइड क्या होता है? देखिए क्या होता है, देखिए मान के चलो ये आपका कोई ट्रायंगुलर बेस है, ठीक है ना? ये आपका ट्रायंगुलर बेस हो गया, और ये देखिए ये ऐसा, ये इधर ऐसा, ये इधर ऐसा। तो देखिए अपोजिट साइड क्या क्या होती है, अगर मैं अपोजिट साइड बात करूं, पेयर ऑफ अपोजिट साइड, तो क्या होगा? ए बी सी और ये डी बात करें, एसी के अपोजिट जो साइड है ना वो बीडी है, एसी के अपोजिट जो साइड है वो बीडी, मतलब कुल मिलाकर के इनका जो बनता है ना, इनका जो पेयर बनता है वो ये कुछ ऐसा बनता है। एक साइड ये है तो उसके ऊपर से साइड ऐसे जाने वाली अपोजिट साइड है, ये दोनों साइड अपोजिट हो जाएंगी, ठीक है? इसी तरीके से आप मुझे बताइए कि अगर मैं एसी के अपोजिट अगर बीसी है तो बीसी के अपोजिट कौन सी हो जाएगी? क्या हो जाएगी? जैसे अब पेयर ऑफ अपोजिट साइड की यहां बात कर रहे हैं, तो पेयर ऑफ अपोजिट साइड का एक तो आ गया एसी एंड बीडी। दूसरा बताइए, अगर मैं बीसी की बात करूं तो बीसी के अपोजिट कौन सा पेयर हो जाएगा?
पीसी A. एडी हो जाएगा। और इसी तरीके से ए बी के अपोजिट क्या हो जाएगा, ऐसे तो बहुत बनाई जा सकती है। ए बी के अपोजिट ये ए बी, ये डी सी डी हो जाएगा, हाँ है ना। तो बस यही यही होंगे आपके पास, छह के छह पेयर हो गए, कवर अप हो गए, यही होते हैं अपोजिट पेयर आपके, है ना। तो पर प्रॉपर्टी हमारी जो थी वो ये थी कि आपके पास लाइंस ज्वाइनिंग, ध्यान से सुनना, लाइंस ज्वाइनिंग मिड पॉइंट of opposite pair opposite pair of tetrahedron are concurrent are concurrent। अब इसी को ही आगे at center of tetrahedron। अब ये बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है ये, मतलब कहने का मतलब ये है कि आपका किसी भी वर्टिसेस की किसी भी टेट्राहेड्रॉन की वर्टिसेस और अपोजिट फेस के सेंट्रोइड को मिलाने वाली लाइन जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है उसको सेंटर बोलते हैं, और अपोजिट पेयर के मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन भी उसी पॉइंट से ही पास होती है। क्लियर है? क्लियर है? अरे क्लियर है क्या, रिप्लाई करो। हाँ चलिए, है ना। अब सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि भाई यही कैसे आता है ना। देखिए, तो इसको प्रूव करने का बहुत अच्छा तरीका, एक तो बकायदा एक इसका स्टैंडर्ड मेथड है ना। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ टेट्राहेड्रॉन हेड्रॉन। अब देखो बेटा ध्यान से, है ना, निकालना बताता हूं। ये देखिए, ये है ना। अब टेट्राहेड्रॉन बनाना है तो ये सबसे पहले तो बेस की हाइट को भी बताना ही पड़ता है इसमें। ये हो गया, ठीक है। और ये आपका, ये यहां से अपोजिट फेस पर परपेंडिकुलर डाला गया है। ये परपेंडिकुलर क्या, सेंट्रोइड से मिलाने वाली लाइन है ना, क्योंकि परपेंडिकुलर नहीं, इसको सेंट्रोइड से मिलाने वाली लाइन लेनी पड़ेगी, और इसी पे ही आपका, इसी लाइन पर ही आपका सेंटर होगा। तो अगर मैं बोल दूं कि ये ए है और इसका पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर है, ये बी है, इसका पोजीशन वेक्टर बी वेक्टर है, ये सी है, इसका पोजीशन वेक्टर सी वेक्टर है, और ये डी है, इसका पोजीशन वेक्टर डी वेक्टर है, तो आप मुझे बता सकते हैं ये पॉइंट जो मैं अभी मार्क कर रहा हूं जी, इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा, जो कि सेंट्रॉइड है फेस एबीसी का। बी बार सी बार अपॉन 3। बेटा क्लियर है ना, यही होगा ना। हाँ ठीक है, अब मैं थोड़ी देर के लिए क्या कर रहा हूं ना, थोड़ी देर के लिए ये लाइन हटाई सब, है ना, केवल इसको ही लिया। अब इसका जो टेट्राहेड्रॉन जो हमारा बन रहा था, उसका सेंटर ना बेटा इसी पॉइंट पे ही तो कहीं ना कहीं लाया करेगा, जिसको हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं, और वो 3:1 में डिवाइड करेगा। अच्छा, 3:1 सुनो, मैंने क्या बोला है, लाइन ज्वाइनिंग वर्टिसेस टू सेंट्रोइड, इसको 3:1 में डिवाइड करता है। ये उल्टा मत ले लेना, मैंने सेंट्रोइड टू वर्टेस नहीं बोला है, मैंने वर्टेस टू सेंट्रोइड 3:1 बोला है। समझ में आई ना बात। वही मीडियन में भी वही होता है कि मीडियन क्या होता है, आपका ट्राइंगल की साइड को अपोजिट साइड के मिड पॉइंट से मिलाने वाली लाइन को 2:1 में, है ना। तो जो डायरेक्शन ली जाती है ना, उसी से ही रेशो भी डिफाइंड होता है 3:1। तो ये डी भी बेटा तुमको पता है, ये भी तुमको पता है, तो इसके कोऑर्डिनेट या पोजीशन वेक्टर हैं क्या, वो यही नहीं हो जाएंगे क्या, ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार अपॉन 3 आएगा, और ये वाला 3 मल्टीपल तो खत्म, प्लस डी बार अपॉन 3+1, तो ये 4 हो जाएगा। यही होगा ना, अरे यही होगा ना, हाँ सर। ठीक है ना। ये हो गया आपके पास में, ये आपका सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट के हमने प्रूफ देख लिया इसका, ये से होगा, है ना। अब बेटा मैं तुमको इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है पढ़ाने वाला हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट अब स्टार्ट हो रहा है इसका, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इसका स्टार्ट हो रहा है, और वो स्टार्ट अब देख लेते हैं बेटा। वेक्टर इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन।
अभी तक तुम क्या क्या पढ़ते हुए आए हो? अभी तक तुमने 2D में लाइन को पढ़ा है, अब तुम वेक्टर में पढ़ोगे, इसी को ही आगे तुमको 3D में भी पढ़ना पड़ेगा, वेक्टर इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो वेक्टर इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन के बारे में बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पर दो चीजें चलती है, देखिए। अच्छा बेटा, क्या नाम है, अच्छा वेक्टर इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन की बात करूं तो मैं बोलता हूं कि मेरे पास एक पॉइंट ना बेटा ये आ गया, एक पॉइंट ये हो गया, इन दोनों को मिलाने वाली लाइन से मेरा मतलब है। मेरा प्रश्न आपसे, क्या ये लाइन फाइनाइट डिस्टेंस की होगी या इनफाइनाइट डिस्टेंस की होगी? दूसरा, क्या इसको 3D में, जैसे मैंने बोला था कि किसी भी वेक्टर को 3D में कहीं भी रिप्लेस कर सकते हो आप, तो क्या वेक्टर लाइन को भी 3D में कहीं भी स्पेस, 3D में कहीं भी जो है वो प्लेस रिप्लेस किया जा सकता है क्या? 3D में कहीं भी आप इसको प्लेस कर सकते हो क्या, ट्रांसफर कर सकते हो क्या, विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन एंड मॉड्यूलस? रिप्लाई कीजिए। प्रश्न क्या है? प्रश्न दोबारा, कि मेरे पास ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, वेक्टर इसको मिलाने वाले वेक्टर लाइन की इक्वेशन डिफाइन कर रहा हूं, तो क्या इसकी डिस्टेंस केवल इतनी सी होगी या ये इनफाइनाइट डिस्टेंस की होगी? दूसरा, क्या इसको 3D में कहीं भी रिप्लेस किया जा सकता है क्या? बच्चे का मैसेज आ रहा है, फाइनाइट होगी, फाइनाइट होगी। अच्छा, बच्चे का बोल रहा है कि इसकी लेंथ फाइनाइट होगी। ठीक है, हाँ भाई, अनिकेत ने बोला है कि फाइनाइट होगी, आप लोग रिप्लाई कीजिए। हाँ भाई, कुंभकार, सुशांत कुंभकार, फाइनाइट होगी इनफाइनाइट होगी? अरे मेरे भाई, इधर देखो, अगर इसकी लेंथ फाइनाइट हो गई तो इसका मतलब तो तुम ये बोल रहे हो ना कि ये वर्टेक्स और ये, कि सर ये लाइन सेगमेंट की इसकी इसकी को बता दो। अरे अगर ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, इस लाइन सेगमेंट की इक्वेशन क्या होती है? अच्छा मैं तुमको बोलता हूँ कि ये आपका प्लेस है, मैंने बोला ये 2 को, ये पॉइंट है 2,1 और ये 3,5, केवल इसको और इस पॉइंट को मिलाने वाले लाइन सेगमेंट की इक्वेशन बताओ। ये बेवकूफ वाली बात है। क्यों? इक्वेशन पूरी लाइन की बताई जाती है, सेगमेंट की नहीं बताई जा सकती। वो इक्वेशन होगी, वो इसको आगे पीछे हर जगह सेटिस्फाइड करेगी, तो केवल सेगमेंट की इक्वेशन नहीं है वो, है ना? पहली चीज। तो अगर हम वेक्टर लाइन की बात करेंगे तो वेक्टर लाइन हमारी इधर भी आगे तक इनफाइनाइट होगी और इधर भी पीछे तक इनफाइनाइट होगी, पहली चीज। और दूसरा, वेक्टर लाइन को क्या 3D में कहीं भी जो है वो रिप्लेस किया जा सकता है? तो इसका आंसर है नो। अब इसका रीजन, बेटा मान के चलो ये तुम्हारे पास ओरिजिन है और मैं बोलता हूं कि ये 4 डिस्टेंस का मेरे पास लाइन सेगमेंट है, मैंने केवल 4 डिस्टेंस का लाइन सेगमेंट बोला। अभी इस 4 डिस्टेंस का जो मैंने लाइन लाइन सेगमेंट तुमको बोला, ये लाइन सेगमेंट जो मैंने तुम्हें बोला, इसको मैं यहां भी रिप्लेस कर दूं तो भी इसकी डिस्टेंस 4 ही है, यहां रिप्लेस कर दूं तो भी डिस्टेंस 4 है, यहां रिप्लेस कर दूं तो भी डिस्टेंस 4, ठीक है ना? और दूसरा, अगर मैं बात करूं स्लोप की, तो इसका स्लोप एक्स एक्सिस के साथ में जितना पहले था उतना ही अभी भी है। एक्स एक्सिस के साथ में स्लोप अगर मैं यहाँ रिप्लेस करता हूँ तो भी स्लोप सेम है। क्यों? क्योंकि इसकी डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा हूं ना मैं, जैसा है वैसे ही उठा के रख रहा हूँ, तो इसकी स्लोप भी सेम है। तो अगर इस लाइन सेगमेंट को मैं 2D में उठा करके बिना इसका स्लोप चेंज किए और इसका मॉड्यूलस को घटाए बढ़ाए बिना अगर मैं चेंज करता हूं तो इसकी प्रॉपर्टी में कोई जो है वो चेंज नहीं होगा। यही अगर अब मैं तुमसे बात करूं लाइन, स्ट्रेट लाइन की, यही मैं तुमसे बात करूं अब स्ट्रेट लाइन की, तो ये है आपके पास स्ट्रेट लाइन। अब इसकी इक्वेशन मान के चलो तुमने बोल दी, मान लो कि x माइनस वाई इक्वल टू 1, y माइनस एक्स इक्वल टू 1, मान के चलो ये लाइन की इक्वेशन है। और अब अगर ये लाइन की इक्वेशन है तो तुम मुझे ये बताओ, क्या इस लाइन की इक्वेशन देने के बाद अब मैं इसको यहाँ फिक्स कर सकता हूँ क्या उठा के? क्योंकि मैंने जैसे ही इसको नीचे फिक्स किया लाइन की इक्वेशन चेंज हो जाएगी। समझ रहे हो ना मेरी बात को? जैसे ही ऊपर उठाऊंगा लाइन की इक्वेशन चेंज हो जाएगी। इतना तो ज्योमेट्री समझते ही हो, नहीं समझे? अगर इक्वेशन की बात करूं, अगर मैंने इसको आगे पीछे चेंज कर दिया, अगर इधर कर दिया, इधर बढ़ा दिया, तो अभी लाइन की इक्वेशन चेंज हो जाएगी। रिप्लाई कीजिए। हाँ सर। तो अगर बात जब भी इक्वेशन की आ जाती है ना, इक्वेशन को लेकर के फिर आप उस शेप को जो है फिक्स नहीं कर सकते, क्योंकि बेटा हमने तो अभी तक पढ़ाई यही है कि इक्वेशन निकलती ही उस कर्व की है जो फिजिकली फिट हो जाता है, सेट हो जाता है, फिक्स हो जाता है। जैसे लाइन को अगर मुझे फिक्स करना है तो 2 पॉइंट बताने पड़ेंगे, 2 पॉइंट से जाने वाली फिर वो एक ही लाइन। तो लाइन इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन को, हाँ वेक्टर को आगे पीछे फिक्स कर सकते हो आप, मगर लाइन को आगे पीछे आप जो है वो नहीं रिप्लेस कर सकते। तो अब मैं इक्वेशन ऑफ लाइन लेकर के चल रहा हूं। अब यहाँ पर दो चीजें काम करती हैं इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन में सबसे पहला 2
पोजीशन वेक्टर फॉर्म, या फिर 2 पॉइंट फॉर्म भी बोल सकते हैं, क्योंकि पॉइंट को यहाँ पर पोजीशन वेक्टर बोलते हैं ना, इसलिए मैंने 2 पोजीशन वेक्टर फॉर्म लिया। लेट 2 पॉइंट ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, मतलब ये इनके पोजीशन वेक्टर है। देन वेक्टर इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन ए बी, मतलब ए बी की जो है वेक्टर इक्वेशन निकालनी है। तो देखिए कैसे निकालते हैं, है ना। अब मैं इसको बता रहा हूं उसको कैसे निकालते हैं, ध्यान से समझिएगा तरीका क्या है इसको करने का। बेटा ये ए वेक्टर हो गया और ये आपके पास में यहाँ बी वेक्टर हो गया। मुझे किसकी इक्वेशन निकालनी है? मुझे ये वेक्टर ए बी लाइन की वेक्टर इक्वेशन निकालनी है। ए बी लाइन की वेक्टर इक्वेशन निकाल लो। वेक्टर इसकी बात करूं तो इधर आगे भी इनफाइनाइट तक होगी है, इधर पीछे भी इनफाइनाइट तक होगी, ठीक है ना बेटा। ये अब मैं क्या करूंगा ना, मैं क्या करूंगा, हाँ भाई, वेक्टर इक्वेशन निकालने पर या किसी की भी इक्वेशन निकालने पर आपको उस कर्व के ऊपर एक जनरल पॉइंट अज्यूम करना पड़ता है। मतलब ये तो पॉइंट आपके पास ए है, ये पॉइंट आपके पास बी है, यहाँ पर मैंने जनरल पॉइंट आर ले लिया और उसके पोजीशन वेक्टर मैंने आर वेक्टर बता दिए। तो मैं लिख देता हूं पहले, लेट अ जनरल पॉइंट ऑन वेक्टर लाइन ए बी से आर वेक्टर, जिसके पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर है। देखो मैंने ये ए बी सेगमेंट के बाहर लिया है, आप अंदर भी ले सकते हो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, उससे सेम रहेगा। तो मैं बोल रहा हूं कि ये आर वेक्टर हमेशा लाइन के ऊपर है। तो अब आर वेक्टर अगर लाइन के ऊपर है तो अब मैं जो कंडीशन या फिर जो इक्वेशन में देने वाला हूं उसको आर वेक्टर हमेशा सेटिस्फाइड करना चाहिए। समझ में आई बेटा बात? समझ में आई बात? अरे रिप्लाई करो, रिप्लाई करो। हाँ सर। ठीक है, अब बेटा मैं एक काम करता हूँ विघ्नेश, बेटा तुम ही रिप्लाई करना। मैंने एक वेक्टर लिया मैंने ये वाला, है ना। अच्छा पहली एक और बात विघ्नेश, तुम जब तुम लाइन की वेक्टर इक्वेशन निकाल रहे हो तो तुमको अपने आप से ये पहले डिसाइड करना पड़ेगा कि तुम इस वेक्टर इक्वेशन की डायरेक्शन ए बी लेना चाहते हो या बी ए लेना चाहते हो। तो तुम ही बताओ, लाइन की डायरेक्शन ए बी ले या बी ए ले, बताओ। ए बी। ए बी ले। तो भाई मैं लाइन की डायरेक्शन है, पहले मैं डायरेक्शन फिक्स करूंगा। और मेरा आपको सजेशन है जब भी लाइन की इक्वेशन निकालें तो सबसे पहले डायरेक्शन फिक्स करें, और डायरेक्शन फिक्स करते ही ऊपर मार्क कर दो ऐसे। अब आपकी लाइन की डायरेक्शन ये है, आपने जो है वो फिक्स कर दी है। एक मिनट रुकना यार बेटा, मैं पीछे से बंद कर दूं, ये बार बार व्हाट्सएप पे नोटिफिकेशन आ रहा है, इसको बंद कर दूंगा, है ना। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अभी, कहाँ गया रे। हाँ चलो भाई, विघ्नेश ने बोला सर लाइन की डायरेक्शन ये फिक्स कर दो, तो मैं लाइन की डायरेक्शन यही फिक्स कर दी। अब जवाब देगा बच्चा विघ्नेश। अब बेटा विघ्नेश सुनना, ये मैंने तुमने जो डायरेक्शन बोली वही है डायरेक्शन ली है मैंने। ये मैंने एक पॉइंट लिया यहाँ पे ए आर, जनरल पॉइंट। क्यों? क्योंकि इसको इंक्लूड तो करना ही था मेरे को ए आर। आप मुझे बता सकते हैं कि अगर ए आर वेक्टर की डायरेक्शन ये है तो ये वेक्टर आपका क्या हो जाएगा? ए आर वेक्टर जो मैंने लिया है इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? रिप्लाई करो बेटा, कैसे लिख सकता हूँ? फाइनल माइनस इनिशियल से आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर, ऐसे ही लिख सकते हैं ना। हाँ सर। ठीक है, दूसरा वेक्टर ये जो आपको गिवन है हम इसी को ही ले लेते हैं, ए बी वेक्टर। डायरेक्शन तुम फिक्स कर चुके हो, तो अब डायरेक्शन जब तुमने फिक्स कर दी है तो तुम जो भी वेक्टर लोगे इसी डायरेक्शन में ही तुमको लेना पड़ेगा। मतलब अभी इनिशियल फेज में जब सीख रहे हैं तब तो हमको इसी में लेना चाहिए। अच्छा ये अगर ए बी वेक्टर है तो क्या बेटा इसकी इक्वेशन को मैं बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर नहीं लिख सकता हूँ क्या? हाँ सर लिख सकते हैं। लिख सकते हैं। तो तुम बताओ क्या ए बी वेक्टर पैरेलल टू ए आर वेक्टर नहीं है क्या? पैरेलल है। तो क्या मैं ए आर वेक्टर को लैम्डा ऑफ ए बी वेक्टर नहीं लिख सकता हूँ क्या? ये तो हमारा बचपन से हमने पढ़ा है ना कि अगर दो वेक्टर पैरेलल हैं तो उनके बीच में ये वाली प्रॉपर्टी जो होती है वो अप्लाई होती है। रिप्लाई, हाँ सर।
तो क्या बेटा मैं आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर इक्वल टू लैम्डा क्या था आपका बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर नहीं लिख सकता हूँ क्या? और अगर क्या मैं इसको ऐसे नहीं बोल सकता हूँ क्या, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर और ये लैम्डा, ऐसे नहीं बोल सकता हूँ क्या? रिप्लाई। हाँ सर बोल सकते हैं। ठीक है, अब क्या आर वेक्टर आप इस लाइन पे कुछ भी ले लो, कुछ भी ले लो आप आर वेक्टर, वो इस कंडीशन को सेटिस्फाइड करेगा क्या? हाँ सर। दूसरा, मैं लैम्डा लैम्डा को मैं डिक्लेयर करता हूं यहाँ पे, लैम्डा क्या हो सकता है, फॉर एवरी लैम्डा बिलोंग्स टू आर, लैम्डा कोई भी रियल नंबर हो सकता है। अब यहाँ ध्यान से समझना मेरी बात, क्योंकि सारी बात यही है, मैं लैम्डा की कुछ भी वैल्यू एज्यूम कर लूं रियल नंबर पे, कुछ भी वैल्यू, 1, 5, 15, 50, 1.1 करोड़, 0.50, 0.50 करोड़, मतलब 0.50 करोड़ ऑब्वियसली ये टेक्निकली गलत चीज है, 0.5000, कहने का मेरा मतलब समझो, भावनाओं को समझो, मतलब बेटा मैंने अगर लैम्डा को कोई भी रियल नंबर दे दिया तो उससे आर एक पॉइंट आ जाएगा, बोलो, आर आर वेक्टर एक पोजीशन वेक्टर आ जाएगा ना, बोलो बोलो बोलो, आ जाएगा ना? हाँ वो पॉइंट हमेशा लाइन पे जो है स्टे करेगा, मतलब लैम्डा की कुछ भी वैल्यू रखो आप, कुछ भी वैल्यू रखो, लैम्डा की किसी भी वैल्यू के रिगार्डिंग आर वेक्टर जो पॉइंट आएगा वो हमेशा लाइन पर होगा। समझ में आई? समझ में आई बात? अरे बेटा सिंपल सी बात है, इधर देखो, ये लैम्डा आपका क्या है, लैम्डा आपका मैग्नीट्यूड को फिक्स कर रहा है आर वेक्टर और इसके, मतलब ए आर वेक्टर का, अब देखो इन इन दोनों की डायरेक्शन तो सेम है, ए बी वेक्टर ए आर वेक्टर की, तो मैंने क्या किया, ए आर वेक्टर को मैंने ए बी वेक्टर बोल दिया कि इनकी डायरेक्शन तो सेम है, मगर इसका जो मैग्नीट्यूड है वो देखने में इससे कम है, तो मैंने बेटा लैम्डा से मल्टीप्लाइड कर दिया, लैम्डा को इस तरीके से मल्टीप्लाइड किया कि इसका मैंने मैग्नीट्यूड बढ़ा दिया यहां तक। लैम्डा भाई, अगर मैं लैम्डा क्या करूंगा, लैम्डा काम क्या करेगा, अरे लैम्डा कुल मिलाकर के आपका जो कांस्टेंट होता है वो ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ही तो बढ़ाता है, डायरेक्शन तो चेंज कर नहीं सकता वो, हाँ आगे पीछे कर सकता है, अगर लैम्डा पॉजिटिव है तो डायरेक्शन ही तो बढ़ाएगा उसकी, मतलब डायरेक्शन क्या, उसकी उसकी मैग्नीट्यूड ही तो बढ़ाएगा उसका। रिप्लाई करो। हाँ सर। तो मैंने लैम्डा कुछ ऐसा सेट किया कि ये यहाँ तक बड़ा हो गया, तो ये लैम्डा, अब मेरी बात सुनना बेटा विघ्नेश, लैम्डा को मैं कुछ भी रखूंगा, लैम्डा को मैं कुछ भी रखूंगा तो किसी भी लैम्डा वैल्यू के रिगार्डिंग, अगर मैंने बोल दिया कि लैम्डा को मैंने, जैसे मान के चलो लैम्डा को मैंने 3 रख दिया, तो ये मेरे पास लैम्डा को मैंने 3 रख दिया, तो ये मेरे पास ए आर वेक्टर कुछ इस तरीके से आ जाएगा कि ए बी वेक्टर को 3 से मल्टीप्लाइड करने पर ये दोनों वेक्टर मैग्नीट्यूड वाइज सेम हो जा रहे हैं। तो लैम्डा को मैं कुछ भी रखूंगा, ये आर पॉइंट तो वेरिएबल है, आर पॉइंट तो ये इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, बीच में भी हो सकता है, पीछे भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है आर वेक्टर, कहीं पूरी लाइन पे कहीं भी हो सकता है। आ रही है बात? समझ में आ रही है बात? हाँ सर। तो कुल मिलाकर के तुम लैम्डा जो भी पुट करोगे उसके रेस्पेक्ट में आर वेक्टर जो भी आएगा वो लाइन पर ही कहीं ना कहीं होगा। हाँ सर। मेरी बात का सब जवाब दो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आगे जो भी हम सवाल करने वाले हैं ना अभी, बेटा इस प्रॉपर्टी का बहुत यूज है, मेरी बात का रिप्लाई करो, और अगर किसी को इस बात में थोड़ा सा भी डाउट है तो आर्ग्यूमेंट करो इस चीज को लेके कि सर लैम्डा की कोई भी रियल वैल्यू, दुनिया की कोई भी वैल्यू, रियल वैल्यू जो एग्जिस्ट करती है उसको लैम्डा की जगह रख दीजिए, तो आर वेक्टर जो भी पॉइंट आएगा वो लाइन पे ही होगा। रिप्लाई, रिप्लाई, रिप्लाई करो, हाँ भाई विवेक, विघ्नेश, कुंभकार, प्रथमेश, अनिकेत, रिप्लाई, क्लियर है या नहीं है बात? बच्चे का मैसेज आया है, यस सर गॉट इट, क्लियर है। मैं दोबारा बताता हूँ बेटा, सिंपल सी बात है वेक्टर की, कि ये मान के चलो भाई विघ्नेश, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, इसका मैं मान के चलो इसका मैग्नीट्यूड 3 है, ये भाई तुम्हारे पास सी वेक्टर है और ये डी वेक्टर है, दोनों पैरेलल है, इसका मैग्नीट्यूड 5 है ना बेटा विघ्नेश, मान करके चलो इसकी डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है ना, ए बी की डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है उसको थोड़ी देर के लिए तुम ले लो पी पी कैप, पी कैप, और इसकी डायरेक्शन में, क्योंकि अगर ये पैरेलल है तो इसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर भी मेरे भाई पी कैप ही हो जाएगा ना, हाँ है ना? अब ए बी वेक्टर तुम्हारे पास बेटा कितना है तुम ही बताओ, क्या ये मेरे पास 3 पी कैप नहीं है क्या?
इसी तरीके से सी डी वेक्टर, क्या तुम्हारे पास 5 पी कैप नहीं है क्या? बोलो। हाँ सर। तो अब अगर मैं बोलता हूं कि ए बी वैक्टर इक्वल टू लैम्डा बी ए सी डी वैक्टर है, इसका मतलब 3 पी कैप इक्वल टू 5 इन 5 लैम्डा 5 पी कैप है। तो इसका मतलब लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये पी कैप इक्वल टू लैम्डा इंटू 5/3 इंटू पी कैप। अब कंपेयर कर लो तुम दोनों साइड को, तो पोजीशन वेक्टर बराबर है, इसका मतलब आपके पास 5 लैम्डा/3 ये इक्वल टू 1 होना चाहिए। तो लैम्डा इक्वल टू तुम्हारे पास 3/5 आ गया ना। हाँ सर। मतलब लैम्डा एक ऐसा कॉफिशिएंट है जिसको अगर कि आप सी डी वेक्टर से मल्टीप्लाइड करते होते हो तो सी डी वेक्टर आपका वेक्टर सेगमेंट आपका ए बी में कन्वर्ट हो जाता है। बोलो हाँ, बोलो बोलो भाई, है ना। इसी तरीके से अभी तो लैम्डा फिक्स था, क्यों? क्योंकि इनका दोनों ये दोनों पॉइंट भी फिक्स थे, है ना। और यहां पर मैंने जनरल पॉइंट लिया। अब अगर मैं मान करके चलिए, ये तो मैंने डी पॉइंट यहाँ पे लिया था, अभी इसी पॉइंट को मैं वेरिएबल कर दूं, इसी पॉइंट को मैं वेरिएबल कर दूं, मैंने बोलिया डी वेक्टर ये यहाँ पर है, और अब मैंने बोल दिया कि ये डिस्टेंस जो है यहाँ से लेकर के यहाँ तक की ये डिस्टेंस मैंने बोल दिया 50 है, तो लैम्डा की कुछ और वैल्यू आ जाएगी। बोलो रे। अब इसी डी वेक्टर को मैं इधर पीछे ले लूं तो लैम्डा की कुछ और वैल्यू आ जाएगी, इसी को आगे ले लूं तो इसका मतलब डी वेक्टर को मैं रोटेट कराता जाऊं लाइन पे, लैम्डा अलग अलग आता जाएगा। बोलो हाँ। हाँ सर। इसका दूसरा मतलब लैम्डा को अलग अलग रखता जाऊं, डी वेक्टर रोटेट करता जाएगा। बोलो हाँ। इसका मतलब लैम्डा की अलग 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 वैल्यूज पर डी वेक्टर हमेशा सी डी लाइन पर एग्जिस्ट करेगा। समझ में आई बात, है ना। और इसी का ही दूसरा मतलब यहां पर मैं लिख देता हूं, फॉर ईच वैल्यू ऑफ लैम्डा आर वेक्टर लाइज ओवर लाइन, या फिर वेक्टर लाइन ओवर वेक्टर लाइन ए बी। अब ये मुझे बताओ, आपको क्या वेक्टर इक्वेशन निकालनी आ गई ना? बेटा रिप्लाई करो, वेक्टर इक्वेशन निकालनी आ गई ना? बोलो, वेक्टर इक्वेशन निकालनी आ गई? हाँ सर। ठीक है। अब देखो, अब हम प्रूफ करेंगे, बस बेटा तुम्हारा थोड़ा सा टाइम और लूंगा, और ये चीज मैं आज इसलिए बताना चाहता हूँ ना कि आज तुम्हारे दिमाग में ये चली जाए। आज मैं आपको कुछ क्वेश्चन दूंगा वेक्टर के, वो क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं, और उन क्वेश्चन को आज आपको करना है। अब कैसे वेक्टर को सॉल्व किया जाता है, कैसे क्वेश्चन बनाए जाते हैं, वो तो मैं वो सवाल तुम्हारे सामने लूंगा। बेटा मेरी बात सुनना, मैं वो सवाल तुम्हारे सामने लूंगा जिसका आंसर तुमको पता है ना। और उस सवाल को तुम सोचते किसी और 3D से करने का, और इस समय वेक्टर से करके दिखाऊंगा। आप खुद बता देना इजी नहीं है क्या कंपैरेटिवली। तो मैं एक प्रूफ एक सॉल्व करने वाला हूँ, क्या लूं? अभी जो ले लिया वेक्टर का ले लेते हैं, क्या कि सेंटर डिवाइड सेंटर ऑफ टेट्राहेड्रॉन, सेंटर ऑफ टेट्राहेड्रॉन डिवाइड्स line joining vertices to centroid of opposite face in 3:1। ये अभी अभी हमने पढ़ा है ना बेटा? बोलो, अभी अभी हमने पढ़ा है ना? हाँ। हाँ। अच्छा बेटा, एक और चीज, हम अभी थोड़ी देर पहले जब हम 2D पढ़ रहे थे तो हमने एक चीज पढ़ी थी कि अगर दो अलग अलग लाइन, स्ट्रेट लाइन में बहुत देखा हमने, और बहुत कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन भी इससे करे हमने, दो अलग अलग लाइन अगर एक ही लाइन को रिप्रेजेंट, दो अलग अलग इक्वेशन अगर एक ही लाइन को रिप्रेजेंट करती है, तो हमने क्या देखा था कि उनके कांस्टेंट ऑफ वेरिएबल, मतलब कोफिशिएंट्स ऑफ वेरिएबल जो है वो आपके सेम प्रोपोर्शनल में चलते हैं। यही तो देखा था ना? बोलो। मतलब आपके पास एक लाइन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, दूसरी लाइन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। मैं बोलूँ ये दोनों एक ही लाइन है, तो a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। बेटा यही तो देखा ही था ना, अब रिप्लाई तो करो। देखा था ना? हाँ भाई, कुंभकार का मैसेज आ गया। देखा था ना अपन ने? याद है कि नहीं याद है, या भूल गए? अरे रिप्लाई करो यार, क्या रिप्लाई करो।
चलिए, तो बेटा उसी के ही कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पर एक दूसरी प्रॉपर्टी चलती है, क्या? वो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, है ना, यहाँ पर, क्योंकि उसको बताने से पहले इसको लिखना जरूरी है, और उस प्रॉपर्टी को मैं यहाँ लिख देता हूँ। हालांकि वो टेट्राहेड्रॉन में नहीं है, वो ऐसी सिंपल सी प्रॉपर्टी है, मैं यहाँ लिख देता हूँ अलग से। इफ टू वेक्टर a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप एंड b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस c3 k कैप आर इक्वल आर आर सेम, सेम लिख देता हूं, मतलब एक ही है, आर सेम, है ना, मतलब a1 i कैप प्लस b1 मतलब a2 j कैप प्लस a3 k कैप इक्वल टू b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप। अगर ऐसा हो गया तो ये तभी हो सकता है जब a1 इक्वल टू b1, a2 इक्वल टू b2 और ये a3 इक्वल टू b3 हो जाए। क्लियर है बात? क्लियर है बात? बात क्लियर है? अरे रिप्लाई करो रे बेटा, रिप्लाई, अरे रिप्लाई करो। क्या हुआ, माइक चलना बंद हो गए क्या? कैसे आवाजें आना बंद हो गई तुम्हारी सबकी? हाँ भाई विघ्नेश, इनके तरफ से नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही है, अभी है नहीं लगता है क्लास में, वरना तो सबसे पहले वही बोलता है। चलो ठीक है, अब मैं इसका प्रूफ बता रहा हूँ आपको, इसका प्रूफ देखिए आप ध्यान से। आज इसका एक प्रूफ बताऊंगा मैं, और मुझे याद दिला देना, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है वो आज मैं ग्रुप में आपको दूंगा। तो देखिए इधर, है ना, एक बच्चा लाइन पर कोई ना कोई रहना बेटा, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये ए वेक्टर हो गया, इसको बी वेक्टर बोलते हैं, इसको सी वेक्टर बोलते हैं, और इनका ही एक जो दूसरा वेक्टर है, मतलब ये तीसरा वेक्टर है, वो यहाँ लिया जाएगा, ये ऐसे, ये तीसरा वेक्टर लिया, ये डी वेक्टर है, डी है, हाँ भाई, है ना, तो ये डी वेक्टर हो गया, तो इसको मैं ये डी वेक्टर ले लेता हूँ। ठीक है, अब एक बात सुनना बेटा ध्यान से, ये जो मेरे पास एबीसी फेस है, तो सेंट्रॉइड ऑफ फेस एबीसी क्या हो जाएगा मेरे पास, ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार अपॉन 3, यही हो जाएगा। और डी वेक्टर जो है मेरे पास, डी वेक्टर, इसके पोजीशन मेरे पास कितने हैं, डी वेक्टर। ठीक है, तो मेरे पास लाइन ज्वाइनिंग सेंट्रॉइड ऑफ एबीसी टू एडी, इसकी वेक्टर इक्वेशन कितनी हो जाएगी, मतलब वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन जीडी वेक्टर, इसकी वेक्टर इक्वेशन अब बेटा कितनी हो जाएगी, दोनों वेक्टर तुम्हारे पास है, रिप्लाई करो क्या हो जाएगी, मैं लिख देता हूं तुम्हारे सामने, ये जी और ये डी, हम डायरेक्शन जो है वो जी से डी की तरफ ले रहे हैं, मतलब ये ऊपर की तरफ डायरेक्शन ले रहे हैं, है ना, आप पीछे भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, ये डायरेक्शन ले ली। हाँ बेटा बताओ, जी डी की वेक्टर इक्वेशन बताओ, माइक जिसका चलता है, किसका माइक चलता है, वेक्टर इक्वेशन बताओ इसकी, वेक्टर इक्वेशन बताइए, जिसका भी माइक चलता है, वेक्टर इक्वेशन, वेक्टर इक्वेशन बताइए। माइक नहीं चलता है, वो दोनों बच्चों का माइक। अच्छा मैं लिखता हूँ, आप बता दीजिए ना, यही होगी ना। इसके बाहर देखिए, आर वेक्टर आपको कहाँ एज्यूम करना है, अंदर भी कर सकते हो बाहर भी कर सकते हो, मैं अमूमन बाहर करता हूँ, है ना, तो ये आर वेक्टर, तो बेटा यही होगी ना, जी, इस पॉइंट को आर नाम दे देते हैं, जी आर वेक्टर इक्वल टू लैम्डा जी डी वेक्टर, यही होगी ना। इसी को ही अगर मैथमेटिकली इंप्रोवाइज कर दिया जाए तो वो मेरे पास क्या हो जाएगा, आर वेक्टर, तो मेरे को, तो ये फाइनल माइनस इनिशियल होता है, तो आर वेक्टर माइनस जी, जी मेरे पास क्या है, ए बार प्लस मतलब ए वेक्टर बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर अपॉन 3 इक्वल टू लैम्डा जी डी वेक्टर, तो दैट वुड बी डी माइनस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर अपॉन 3, मतलब आर वेक्टर मेरे पास कितना हो गया, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर अपॉन 3 प्लस लैम्डा डी वेक्टर माइनस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर अपॉन 3। बेटा बस थोड़ा सा टाइम और लगेगा, थोड़ा सा टाइम तुमको देना पड़ेगा, यहाँ समझ में आई बात, यही होगी ना। रिप्लाई करो अगर किसी को प्रॉब्लम है तो, सर किसी को भी अगर प्रॉब्लम है कि नहीं सर ये नहीं होगी तो मुझे अभी बताओ, रिप्लाई करो,
क्योंकि आगे से अब थोड़ा कंसेप्ट चलेगा। रिप्लाई यही होगी। यही होगी। बच्चे का मैसेज आया है ना? हाँ सिद्धेश, अरे यार दो को ही पता है क्या? क्या है भाई प्रथमेश और किसी को? सिद्धे, ये और भी अनिकेत, कुंभकार, इतने बच्चे बैठे हैं, रोहित और वो खड़े नाम का बच्चा। रिपीट। हाँ भाई, एक बच्चे का मैसेज आया तो मैं इसको दोबारा रिपीट करूंगा। बेटा कुल मिलाकर के देखो, ये जी है वेक्टर और ये डी वेक्टर लिया और ये आर वेक्टर लिया, मतलब मैंने इस वाले फेस का, एबीसी फेस का सेंट्रोइड लिया है। सेंट्रोइड ऑफ एबीसी है ये। तो ये सेंट्रोइड, इसके पोजीशन वेक्टर मैंने लिख दिए तुम्हारे सामने, ये होंगे। तो ये मेरे पास क्या है, ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार अपॉन 3, इसके पोजीशन वेक्टर। तो इसकी वेक्टर इक्वेशन निकालनी है, तो इस वेक्टर इक्वेशन पे मैंने एक जनरल पॉइंट यहाँ ये आर लिया। तो मैं पहले तो जब इसका स्टेटमेंट लिखूंगा तो यही तो लिखूंगा ना, जी आर वेक्टर इक्वल टू लैम्डा जी डी वेक्टर। ये तो मैंने लिखा। अब जी आर वेक्टर क्या होता है? फाइनल, मतलब आर वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ आर वेक्टर माइनस जी वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ आर वेक्टर तो आर है और ये जी का ये जी है, ये इक्वल टू लैम्डा जी डी वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ डी वेक्टर माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ जी वेक्टर, तो वो मैंने लिख दिया। उसके बाद आर वेक्टर का एक एक्सप्रेशन लिखा है और मैंने कुछ भी नहीं लिखा है। तो समझ में आया? हाँ भाई खड़े, समझ में आया? ओ खड़े, समझ में आ गया? बच्चे का मैसेज आया। गॉट इट सर। चलो, तो अगर तुम सबको समझ में आ गया है तो अब देखिए मुझे किसका बच्चे का मैसेज आया। यस सर। मेरे को किसका कॉन्करेंसी पॉइंट निकालना है? मुझे कॉन्करेंसी पॉइंट निकालना है लाइन ज्वाइनिंग फेस, मतलब सेंट्रोइड ऑफ एनी फेस टू अपोजिट वर्टेक्स। तो एक तो ये आ गया। दूसरा फेस कौन सा लेना है तुम ही बता दो। हाँ भाई सिद्धेश, कौन सा लेना अब दूसरा फेस? एक तो एबीसी ले लिया मैंने, दूसरा कौन सा फेस लेना है? या फिर दूसरा वर्टेक्स कौन सा लेना है? तुम तो ये बताओ। एक तो मैंने डी लिया, तो ये एबीसी के साथ बना दिया। दूसरा कौन सा लेना है जल्दी? सर ए वर्टेक्स लीजिए। ए वर्टेक्स लो। तो बेटा ए वर्टेक्स लूंगा तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा, हाँ सर। है ना? और जैसे ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा, तो ये बेटा एक मिनट रुकना, गंदा बन गया थोड़ा सा। इस लाइन को यहां से लोगे तो ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है ना? तो इसके सेंट्रोइड है, क्योंकि बेटा इसको जी नाम दे चुके हैं तो इसको अब जी नाम तो नहीं देंगे, तो इसको या जी डैश बोल देते हैं। चलो, तो जी डैश, आप मुझे बताओ जी डैश के पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएंगे? बोलो बेटा। बी सर वेक्टर, बी प्लस डी बाई 3। बी प्लस सी प्लस डी बाई 3 हो गए रे भाई। क्योंकि आपका फेस कौन सा बना है? बीडीसी फेस बना है ना आपका, तो ये हो जाएगा। ये तो आपके पास ए वेक्टर है ही सही। तो अब मुझे बताइए वेक्टर इक्वेशन ऑफ जी डैश ए वेक्टर। जी डैश यही है ना? जी डैश ए वेक्टर। तो जी डैश ए वेक्टर की मैं वेक्टर इक्वेशन अगर निकाल रहा हूं तो उसके लिए सबसे पहले मुझको ये जी डैश लिखा मैंने, ये यहाँ पे मैंने ए लिया और इसी लाइन पे मैंने जनरल वेक्टर आर ले लिया। तो भाई मेरा इसका मैथमेटिकल इम्प्रोवाइजेशन तो यही होगा ना, इसको आर नाम दे देते हैं। बेटा डायरेक्शन ये ले रहा हूं मैं, हमेशा डायरेक्शन फिक्स करो पहले ऊपर आके, डायरेक्शन फिक्स करो, क्योंकि डायरेक्शन फिक्स करके अब आपकी लाइन पे आपको दिखने लग जाएगा आप क्या क्या ले रहे हो। तो बेटा ये जी आर वेक्टर, मतलब जी डैश आर वेक्टर, जी डैश आर वेक्टर इक्वल टू, बेटा लैम्डा उधर ले लिया है तो यहाँ पर लैम्डा नहीं ले सकते, यहाँ पर कुछ और लेना पड़ेगा। बच्चे का मैसेज आया है ना? है ना? लैम्डा का मतलब ये लैम्डा लिया है तो यहाँ पर मैं म्यू ले लेता हूँ, क्योंकि कांस्टेंट को रिपीट नहीं कर सकते आप, है ना? ये बेटा मैंने म्यू ले लिया। अब ये मेरे पास कितना हो जाएगा म्यू, कितना, जी डैश ए वेक्टर। क्लियर है यहाँ पे? अब इनके पोजीशन वेक्टर रख देता हूँ, तो आर वेक्टर माइनस कितना था बेटा, वो बीसीडी था ना, बीसीडी, यस बीसीडी। चलिए ये बीसीडी हो गया। तो ये बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर अपॉन 3 इक्वल टू म्यू, ये मेरे पास ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर अपॉन 3, ये हो जाएगा मेरे पास में। अब इसकी वेक्टर इक्वेशन अगर मुझे निकालनी है तो मेरे पास ये हो जाएगा, आर वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर अपॉन 3, और ये प्लस म्यू, ये मेरे पास ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर अपॉन 3। ठीक है बेटा, ये हो जाएगा, है ना? बोलो। हाँ सर। ठीक है। अच्छा बेटा एक बार और है कि
एक बात और है कि मैंने क्योंकि वेक्टर इक्वेशन ली है ना, मैंने वेक्टर इक्वेशन ली है। अच्छा बेटा सिद्धेश एक बात बताना, ये आर वेक्टर किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है ये बताओ। आर वेक्टर, ये जो जी आर वेक्टर मैंने लिया आपके सामने, जी डी वेक्टर, क्या आर वेक्टर इसका किसको, इसको आर वन नाम दे देते हैं। क्या आर वन वेक्टर आपका किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? ये जी डी वेक्टर पर जो भी पॉइंट अवेलेबल होगा उन सारे पॉइंट को जनरली रिप्रेजेंट कर रहा है लैम्डा की अलग अलग वैल्यू वैल्यू के लिए। बोलो हाँ भाई, मेरे पास जीडी वेक्टर पर जो भी पॉइंट होंगे आर वन वेक्टर लैम्डा की अलग अलग वैल्यूज के लिए उन सारे पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। रिप्लाई हाँ करो। सर। ठीक है। इसी तरीके से बेटा अगर मैं बोलूं कि मेरा ये जो R2 वेक्टर था, ये जो आर, ये आर, इसको R2 दे देता हूं मैं नाम, है ना, R2 नाम दे देता हूं। ये जो R2 वेक्टर है वो मेरे पास म्यू की अलग अलग वैल्यू पर ये जो मेरे पास जी डैश ए आ रहा है इस वेक्टर पर अलग अलग पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा। बोलो हाँ। हाँ सर। तो बेटा ये जो कॉन्करेंसी पॉइंट आ रहा है ना इसका, ये जो सी जिसको हम बोल रहे हैं, ये जो कॉन्करेंसी पॉइंट आ रहा है, ये लैम्डा इस केस में ये पॉइंट दोनों पर लाई करेगा। ये जीडी पर भी लाई करेगा और आपका जी डैश ए पर भी लाई करेगा। बोलो हाँ। हाँ सर। तो हमारे पास इस केस में आर वन इक्वल टू आर वन वेक्टर इक्वल टू R2 वेक्टर हो जाना चाहिए ना मेरे भाई। बोलो। हाँ हाँ सर। तो आर वन वेक्टर इक्वल टू, अब तुम ही बोल रहे हो नाउ, अब तुमने ही बोला ये बात भी। नाउ फॉर concurrency point of g dash d vector and g a vector, r1 वेक्टर इक्वल टू r2 वेक्टर हो जाएगा मेरे भाई। यही तो होगा, यही तो होगा ना। हाँ सर। रिप्लाई। चलिए r1 वेक्टर इक्वल टू r2 वेक्टर हो जाएगा। अब इधर देखिए मैं इन दोनों की वैल्यू रख रहा हूँ। r2 वेक्टर तो मुझे पता ही है, ये b वेक्टर प्लस c वेक्टर प्लस d वेक्टर अपॉन 3 प्लस म्यू a वेक्टर माइनस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर अपॉन 3। और R2 वेक्टर जो आया था बेटा वो मेरे पास ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर अपॉन 3 प्लस लैम्डा, ये मेरे पास आया था डी वेक्टर माइनस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर अपॉन 3। ये आ गया। बोलो मेरे भाई ये आ गया। हाँ सर। अब ये दोनों वेक्टर बराबर हैं। ये दोनों वेक्टर कब बराबर होंगे? जब कॉरस्पॉन्डिंग पोजीशन वेक्टर का कोफिशिएंट दोनों के लिए सेम हो जाए। भाई मैंने अभी अभी बताया था ना आपको कि a1 वेक्टर इक्वल टू a2 वेक्टर इक्वल टू a3 वेक्टर, जब हम अभी 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 मैंने आपको यहाँ पर करके बताया था, ये बताया था। तो आई कैप क्या था? आई कैप आपका वेक्टर ही तो था ना। तो आई कैप का कोफिशिएंट आपने सेम कर दिया। अब यहाँ पर आई कैप जे कैप के कैप तो आ नहीं रहे बेटा अपने पास में, यहाँ पर क्या आ रहे हैं? यहाँ पर तो वेक्टर आ रहे पूरे पूरे। तो कुल मिलाकर के वेक्टर के कोफिशिएंट बराबर होने चाहिए। अब अगर ये दोनों वेक्टर बराबर हैं तो कंपेयर द कोफिशिएंट ऑफ, कंपेयर द कोफिशिएंट्स ऑफ पोजीशन वेक्टर्स। अलग अलग पोजीशन वेक्टर से उनके कोफिशिएंट कंपेयर कर लो आप। समझ में आ रही है बेटा बात? भाई ये दोनों बराबर है ना। रिप्लाई है ना? ठीक है। हाँ अच्छा ठीक है, बताओ एलएचएस से ए वेक्टर का कोफिशिएंट क्या निकल के आ रहा है? मेरी बात समझना बेटा। इधर से तो 1/3 निकल के आएगा और इधर से माइनस λ/3 निकल के आएगा। बोलो हाँ। हाँ सर। ठीक है। हाँ सर। आरएचएस से बेटा क्या निकल के आएगा? केवल और केवल तुम्हारे पास ये आएगा बेटा म्यू, और ये मैं 1/3, 1 माइनस 1/3, तो बेटा ये आपके पास में 2/3 निकल के आएगा। बोलो हाँ। हाँ सर। है ना? यहाँ हाँ पर लिख दो कोफिशिएंट किसका कंपेयर किया तुमने? ऑफ ए वेक्टर का कंपेयर कर लिया तुमने बी वेक्टर। अच्छा बेटा एक और चीज, कितनी अननोन क्वांटिटी है? दो। कितनी इक्वेशन चाहिए? दो। आ कितनी सकती है? 4। क्यों? ए का भी कंपेयर कर सकते हो, बी का भी कर सकते हो, सी का भी कर सकते हो, डी का भी कर सकते हो। तो ये फालतू टाइम इन्वेस्ट नहीं करेंगे हमारा, मतलब वेस्ट नहीं करेंगे हम। दो जैसी आ जाएगी हम निकाल देंगे, क्योंकि लैम्डा और म्यू दोनों में से एक की वैल्यू चाहिए तुमको। हाँ बेटा अब कोफिशिएंट बी, कोफिशिएंट ऑफ बी, चलो बी वेक्टर को बेटा कंपेयर करो। बी वेक्टर का बताओ बेटा एलएचएस से कितना आएगा? एलएचएस से क्या? 1/3 माइनस λ/3, यही आएगा ना भाई? यही आएगा ना? बोलो यार।
यही आएगा ना, बी हाँ बी हाँ बी को कंपेयर करते हैं। अच्छा, आरएचएस से क्या आएगा, 1/3 माइनस का μ/3, यही आएगा ना भाई। हाँ सर। ठीक है, अब ये दो आ गए, अब तीसरा मत निकालो, इधर देखो, इससे ये कैंसिल, ये कैंसिल, यहां से क्या आ गया, लैम्डा इक्वल टू म्यू, आ गया ना, आ गया ना एक रिलेशन। हाँ ये बेटा उठा करके इसमें रख दो, और जैसे ही तुम इसको यहाँ पे उठा करके रख दोगे तो ये 1/3, या तो लैम्डा को लैम्डा रख दिया, अब कुछ भी लैम्डा की जगह म्यू रख रहा हूँ मैं, मतलब लैम्डा एक की जगह म्यू रख रहा हूँ, तो ये μ/3 इक्वल टू, इधर कितना था भाई, इधर था मेरे पास 2μ/3, तो ये इधर जाएगा, तो 1/3 इक्वल टू 3μ/3। तो बेटा म्यू कितना आ गया तुम्हारे पास, 1/3 आ गया ना। अब ये म्यू की वैल्यू उठा करके जो R2 था उसमें रख दो, तो बेटा मैं जैसे ही इसमें R2 की वैल्यू रखूंगा तो मेरे पास R1, मेरे पास वो वेक्टर आ जाएगा, मेरे पास वो वेक्टर का पोजीशन वेक्टर आ जाएंगे जो AC पर लाई करता है, मतलब G डैश A पर लाई करता है, और उसका पोजीशन वेक्टर R मेरे पास क्या है, कॉन्करेंसी पॉइंट से मैंने इसके पोजीशन वेक्टर निकाले, तो जैसे ही मैं म्यू की वैल्यू रख दूंगा इसमें, तो मेरे पास इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर आ जाएगा। क्यों, मैंने आपको बोला था ना म्यू की अलग अलग वैल्यू के लिए G डैश A पर अलग अलग पोजीशन वेक्टर को डिफाइन करेगा, तो मैंने अपनी मैथमेटिक्स लगा करके म्यू की वैल्यू निकाल दी जिसके लिए कॉन्करेंसी पॉइंट आ जाए, तो कॉन्करेंसी पॉइंट आ जाएगा मेरे पास उसी तरीके से। बोलो हाँ, बोलो हाँ। हाँ तो अब मेरे पास वो कॉन्करेंसी पॉइंट क्या होगा वो मैं निकाल रहा हूँ तुम्हारे सामने, कैसे निकालूंगा, म्यू की वैल्यू रखूंगा इसमें। अच्छा, म्यू अगर आपके पास 1/3 है तो लैम्डा भी आपके पास 1/3 होगा, तो चाहे तो लैम्डा को 1/3 रख दो या म्यू को 1/3 रख दो, आपके ऊपर, मगर कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन में ही रखना है। तो मेरे पास यहाँ से कितना आ जाएगा, तुम्हारे सामने निकाल रहा हूँ, बी वैक्टर प्लस सी वैक्टर प्लस डी वैक्टर अपॉन 3, बेटा ये कितना आया था मेरे पास, प्लस 1/3, तो ये 1/3, यहाँ पर इसको 3 को एलसीएम लिया, तो 3a वैक्टर माइनस बी वैक्टर माइनस सी वैक्टर प्लस का ये डी वेक्टर अपॉन का ये 3 आ गया, ठीक है ना, हाँ, अपॉन का ये 3, और एक मिनट, म्यू कितना आया था, म्यू 1/3 आ गया, कुछ गड़बड़ तो ना करी पर ने, यहाँ पर λ/3 ये ठीक था, ये म्यू रखा यहाँ पर म्यू, अरे बेटा ये प्लस होगा, अरे क्या कर दिया मैंने, ये प्लस होगा, ये बेटा ये माइनस है ना, अपन ने यहाँ माइनस कर दिया, ये यहाँ पर जाकर के ये μ/3, μ/3 + 3 सही तो है, सही तो करा है बिल्कुल, ये 3 से 3 कट गया तो म्यू आपका जो है वो 1/3 आ रहा है, सही है। चलो, आ तो गया ही, तो अब करते हैं इसको आगे। ऐसा क्यों लग रहा है कि ये आंसर इससे सही नहीं बैठ रहा है, चलिए करते हैं अब, जब आ ही गया है तो। b प्लस सी प्लस डी, R2 b वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर अपॉन 3 माइनस प्लस म्यू, म्यू कितना था, ये 1/3, और ये a वेक्टर माइनस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर बाई 3। चलो करते हैं बेटा इसको सॉल्व। तो ये जब सबसे पहले करेंगे तो ये आपके पास में बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर, इसको मैंने अलग कॉमन लिया, और ये 1/3 माइनस 1/9 हो जाएगा, और प्लस ये ए वेक्टर, ये डी वेक्टर है ना, ए वेक्टर बाई 3 हो जाएगा। ये आपके पास में बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर, ये आपके पास में हो जाएगा बेटा 2/3, और प्लस ये कितना हो जाएगा तुम्हारे पास, ए वेक्टर बाई 3, ये हो जाएगा, ठीक है। मैंने यहाँ इक्वेशन सही बनाई है क्या, अपन ने इक्वेशन तो बेटा गलत नहीं बनाई, ये इक्वेशन चेक कर लेते हैं, ए वेक्टर का कोफिशिएंट कंपेयर किया तो ये 1/3 और ये माइनस का λ/3, ठीक है। बी वेक्टर का कंपेयर किया तो बी वेक्टर का में क्या आएगा, इधर आपके पास 1/3 माइनस का λ/3, ये ठीक है, और ये बी वेक्टर का यहाँ से 1/3 और माइनस का μ/3, ये भी तो ठीक ही है। एक मिनट, ए वेक्टर बाई 3, ए वेक्टर का और ये
अरे बेटा ये 2μv/3 थोड़ी था, ये तो μ/3 तो था ये। अरे बेटा ये अपन ने ए वेक्टर का कोफिशिएंट यहाँ पे अपन ने 2μ/3 लिख रखा था, जबकि 1μ/3 है केवल ये। समझे बेटा, ये μ/3 था ये। यहाँ पे गलती हुई थी अपन से। अरे सिद्धेश विघ्नेश, समझ में आ रही है बात? सर यहाँ गलती कर दी थी मैंने। वो 2/3 होगा, क्या बेटा? वो 2μ/3 होगा 2μ/3 क्योंकि क्यों होगा? देखो ए वेक्टर का कोफिशिएंट यहाँ से 1/3, यहाँ से माइनस लेमडा 1/3, यहाँ से कितना होगा आपके पास में ए वेक्टर? अच्छा ए, ये भी था। नहीं बेटा ये डी था, ये डी है वेक्टर, और मैं इसको ए लेकर के चला गया था। ये BCD है ना मेरे भाई, ये BCD था, ये वन हाँ बाई सर, थ्री था। वो ना गलत, हाँ ये गलती करी थी, ये गलती कर दी थी। वही मैं कोई, क्योंकि मुझे पता है ना आंसर μ=3 आता है, क्योंकि मैं पहली बार नहीं कर रहा हूँ, कई बार सॉल्व कर चुका हूँ। तो ये λ=μ आया, और λ=μ आते ही जैसे ही बेटा मैं यहाँ पर रखूंगा ना इसको, अब सही आएगा तुम्हारा आंसर। तो ये λ=μ, ये यहाँ तक तो अपन ने ठीक किया था। ये λ=μ, जब मैंने बी वेक्टर कंपेयर किया था तो बी वेक्टर को ये 1/3 यहाँ से, और ये -1/3 लैम्डा का 1/3 यहाँ से ठीक था। ये बी वेक्टर यहाँ से है ना, और ये 1/3 यहाँ से, और ये माइनस का μ/3 यहाँ से, ठीक है। λ=μ आ जाएगा, और λ=μ मैं यहाँ पे रखूंगा इसमें। तो λ=μ हम जैसे ही यहाँ पे रखेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/3 माइनस μ/3 इक्वल टू μ/3। तो ये मेरे पास देखो कितना आ रहा है, 1/3 इक्वल टू 2 μ/3, और ये म्यू से म्यू कैंसिल, हाँ म्यू से म्यू कैंसिल, अब आएगा ना आंसर तुम्हारा। और ये म्यू आ जाएगा तुम्हारे पास 1/2। अच्छा 1/2 आ रहा है भाई म्यू, एक बार फिर चेक कर लेता हूँ। ये 3 से 3 कैंसिल, बच्चे का मैसेज आया है सर, सिर्फ यू होगा मतलब क्या सर? सिर्फ यू होगा? पता नहीं बच्चा क्या बोल रहा है, मेरे को समझ में नहीं आई इसकी बात, है ना। ये 1/1 माइनस λ/3 μ/3, और ये बच्चे का मैसेज आया फिर से, कोफिशिएंट ऑफ ए वेक्टर, कोफिशिएंट ऑफ ए वेक्टर, हाँ तो कोफिशिएंट ऑफ ए वेक्टर यहाँ से 1/3 माइनस λ/3 इक्वल टू ये म्यू, हाँ μ/3, हाँ म्यू होगा। सही बोल रहा है यार, पता नहीं क्या मैं कर रहा हूँ एक्चुअली बेटा, था है क्या ना, मैं सोया नहीं हूँ आज पूरी रात, शायद इस वजह से म्यू होगा। रे भाई म्यू होगा यहाँ पे, और ये आपके पास में, हाँ भाई सही बोल रहा है बच्चा, ये आपके पास में 1/3 इक्वल टू ये बी वेक्टर को जब कंपेयर 1/3 माइनस λ/3, और जब ये बी वेक्टर यहाँ से कंपेयर किया जाएगा तो 1/3, और ये माइनस μ/3। सही बोल रहा है बच्चा, तो यहाँ से λ=μ आ जाएगा, और ये आपके पास में जो कंडीशन आएगी वो क्या आएगी, ये 1/3 माइनस μ/3 इक्वल टू म्यू, ये आ जाएगा। और ये आपके पास में 1/3 इक्वल टू म्यू प्लस μ/3, ठीक है ना। और ये आपके पास में कितना हो जाएगा, 4μ/3 इक्वल टू 1/3, और ये म्यू तुम्हारे पास यहाँ से बेटा 1/4 आ जाएगा, म्यू तुम्हारे पास 1/4 आ जाएगा यहाँ से, ठीक है ना, म्यू आपके पास 1/4 आ जाएगा। ठीक है, अब ये म्यू की वैल्यू रख देते हैं R2 वेक्टर में। R2 वेक्टर तुम्हारे पास क्या था, बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर अपॉन 3 प्लस म्यू, म्यू की जगह 1/4, और ये तुम्हारे पास था क्या, था क्या लिया था रेफरेंस पॉइंट, ए वेक्टर, ए माइनस बी वेक्टर, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर अपॉन 3, ये आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम कर देते हैं, तो ये बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर अपॉन 3, ये ऐसा कॉमन लिया मैंने, और ये मेरे पास यहाँ से 1 और यहाँ से माइनस का 1/4, और प्लस का ये ए वेक्टर के साथ में ये 4/4 आ जाएगा, और ये तुम्हारे पास कितना आ गया, बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर, ये 3 और 3 कैंसिल हो जाएंगे, ये 3 और यहाँ से जो 3 आएगा वो /4 प्लस ए वेक्टर /4, तो आ गया ना तुम्हारे पास R2 वेक्टर, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर /4। क्लियर है, आ गया? हाँ है ना, इस तरीके से वेक्टर को कंपेयर करके निकाला जाता है। अब दूसरा, एक तो चीज ये आ गई, दूसरी एक चीज ये भी हो सकती है कि अब सर ये पॉइंट तो निकाल दिया, मगर ये किस रेशियो में इसको इंटरसेक्ट कर रहा है वो कैसे निकाला है? अरे जब तुमने पॉइंट ही निकाल दिया तो तुम्हारे पास जी ऑफ एबीसी भी पड़ा हुआ है, तुम्हारे पास डी के भी पोजीशन वेक्टर है,
और तुम्हारे पास ये R2 के भी वेक्टर हैं, तो इसको तो निकाल ही सकते हो। जब तीनों है तो मान लो लैम्डा रेशो 1 है, कंपेयर करके निकाल लोगे यहाँ से। तो यहाँ से उसको भी निकाला जा सकता है पॉइंट को। क्लियर है? सारी चीज क्लियर हो गई ना? अरे मेरे भाई बोलो, क्लियर है ना? हाँ हाँ। अब आज मैं कुछ क्वेश्चन दूंगा आपको, प्रीवियस ईयर में कुछ आए हुए, उनको आज ट्राई कीजिएगा। थैंक यू।